देखो दूसरा संस्कृति आईएएस के मैं फिर बता रहा हूँ, इन नोट्सों में देखो क्या क्या सम्मिलित है भाई, ऐसे नहीं बनाए गए नोट्स। इसमें संस्कृति आईएएस का जो उनका प्रिंटेड मटेरियल है वो है, दृष्टि के क्लास नोट्स है प्लस प्रिंटेड मटेरियल है। अशोक कुमार का एक वो बुक थी जो आती है डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी बुक की इनपुट है इसमें। तुम लोगों को लग रहा है भाई बहुत मेहनत लगी इन नोट्स को बनाने में। इसके अलावा एक मुझे बुक मिली थी, उसमें मैंने सोशल जस्टिस ऐसे करके 3-4 टॉपिकों के नोट्स बनाए थे, इसमें वो नोट्स इंक्लूड है। तो 5-6 जगह से है, तो आपको इधर उधर जाने की कहीं ज़रूरत है ही नहीं ऑलरेडी। चलो ठीक है, तो देखो आंतरिक सुरक्षा। देखो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को 4 प्रकार के खतरों का जोखिम हो सकता है। अब देना कभी भी जैसे देखो इंट्रोडक्शन में फिर बार बता रहा हूँ, एक तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उस टॉपिक का जो मेन थीम है उसको डिफाइन कर दो। सबसे इजी तरीका होता है कुछ एग्जांपल दे दो, और मान के चलो कभी आप फैक्ट से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, कुछ डाटा से, जैसे ऐसे कोड से भी शुरू कर सकते हो, ये शुरू कर सकते हो, ये भी एक तरीका है इंट्रोडक्शन का कि भाई कौटिल्य ने ये बताया इसलिए, या इसको निष्कर्ष के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो। अनु आपने आंसर क्यों नहीं लिखा, आज क्या बहाना मारोगे? अनु बताइए आपने आंसर क्यों नहीं लिखा है? उस दिन तो तुम बोल रहे थे सर मैं पहला आंसर लिख रही हूँ, एक बार चेक करके बताओ। ये सर तो सर बहाना, आपको बहाना लग रहा था। तो मेरे बताइए आप उस दिन के बाद में आपने आंसर क्यों नहीं लिखा? सर मतलब थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश कर रही थी, बट अच्छा से नहीं लिख पाई, इसलिए नहीं भेजी मैं। मुझे बताइए जब तुम पहली बार खाना बनाई थी जब वो अच्छा बना था तभी खाई थी क्या, या वो जो बना था वो खा ली थी? नहीं सर। तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं अच्छा आंसर लिखूंगी तभी मैं सर को दिखाऊंगी? ये क्या बात हो गई? दो आंसर मैं लिखी हूँ सर, वो एक वामपंथी उग्रवाद वाला था, एक आतंकवाद वाला, तो लेकिन लिख मुझे के लगा रखने कि का थोड़ा। उसका क्या अवार्ड मिलेगा क्या लिख के रखने से? वो चेक कराओगे तब तो पता कैसे चलेगा तुम किस दिशा में बढ़ रही हो। ठीक है देखो इधर, ऐसे काम लापरवाही करते रहोगे तो फिर चलो ठीक है। आप देखो तो कौटिल्य ने 4 खतरे बताए हैं। पहला है आंतरिक खतरा होता है, ठीक है। एक बाह्य खतरा, देखो आंतरिक खतरा ध्यान रखना नक्सलवाद हो गया, आंतरिक हिस्सा सारी चीज़ें। बाह्य पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो गया, ये हो गया, ये अलग अलग रीजन हो। दूसरा आंतरिक सहायता प्राप्त बाह्य, मतलब जैसे आतंकवाद को मैंने बोला था कि सेफ पासेज दिलवाते हैं लोग नक्सलवादी, क्योंकि ये जानते हैं सारे रास्ते, क्योंकि ये भारत में रहते हैं और ये लोग बाहर से रहते हैं। इसलिए देखो अभी जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ, उसमें लोकल लोगों का था समर्थन, जो भी पकड़े गए वो लोकल लोग ही तो पकड़े गए उसमें। तो ऐसे करके ये हेल्प करते हैं। बाह्य से आप सहायता प्राप्त आंतरिक, अभी नक्सलवादी होते हैं, इनको हथियार दिलाना, ये सब कौन देते हैं? आतंकवादी देते हैं इनको, ड्रग्स का व्यापार करना, तो ये सहायता कर रहे हैं ना, उधर से पैसे देना है, हथियार देना है, ये सारी चीज़ें। तो आंतरिक सुरक्षा के अवयव क्या होते हैं भाई? तो सबसे पहले बात याद रखना कि इंटरनल सिक्योरिटी अगर आपको सुरक्षित करना है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है आपको, तो सबसे पहले देश की सीमाओं को मजबूत करो आप। देश की सीमाओं, अखंडता एवं आंतरिक प्रभुसत्ता का संरक्षण करना चाहिए। तो सबसे पहली शुरुआत होती है कि अपन जो बॉर्डर एरिया है उनको अच्छे से मैनेजमेंट करें। तो ये चीज़ याद रखना, चाहे नक्सलवाद हो या आतंकवाद, दोनों के लिए यही समस्या का समाधान रहेगा। सबसे पहले आपकी बॉर्डर जब सुरक्षित रहेगी तो ऑटोमेटिक जो है इंटरनल आंतरिक शांति बनी रहेगी। देश में आंतरिक शांति बनाए रखना। दूसरी बात कभी भी याद रखना कि जैसे कभी जो समाज के साथ किसी के साथ भेदभाव होता है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक न्याय अच्छे से होना चाहिए, ये चीज़ याद रखो, ठीक। तीसरी बात आपको है कि कानून का शासन रहे, लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा नहीं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, ठीक है। धर्म का शासन चल रहा है, आरएसएस का शासन चल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, चरमपंथियों का शासन नहीं चलना चाहिए, कानून और संविधान का शासन चलना चाहिए, ठीक है। धार्मिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो सौहार्द को बढ़ावा देना चाहिए, भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए, तब जाके आंतरिक शांति बनी रहेगी। अब देखो ये सब सारे पॉइंट वही आएंगे। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब स्वाभाविक सी बात है, संविधान और कानून का शासन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धर्म का शासन चल रहा है, भीड़ का शासन चल रहा है, इनसेट जस्टिस वाला शासन चल रहा है, वो नहीं चलना चाहिए। डर से मुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। संविधान व्यक्ति को देगी स्वतंत्रता का संरक्षण हो, ऐसा नहीं है कि राज्य अपने हितों में लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी ने आज के दिन इमरजेंसी लागू किया था, तो ये गलत है ना।
शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हर जगह लिख सकते हो आप इन पॉइंटों को। विधि का कानून हो और कानून के समक्ष एकरूपता, बिना भेदभाव के सभी के देश के कानून के अनुसार न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अमीर का लड़का है तो इसको 1 साल की सज़ा देके साइड में कर दो, और गरीब है तो उसको आत्महत्या दे दो, मतलब उसको फांसी दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। अब भाई चैलेंजेस क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के सामने? सबसे पहला है भीतरी प्रदेशों में फैलता आतंकवाद। तो सबसे पहली बात है कि जैसे एक सिल्वर शेल के थ्रू आतंकवाद फैलाते हैं, धार्मिक हिंसा करवाना, ठीक है, नक्सलवाद को बढ़ावा देना, ठीक है, भीड़ हिंसा को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें। जम्मू कश्मीर में उग्रवाद, पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह होना, ठीक है, नागालैंड अलग, ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं, वामपंथी उग्रवाद होना, ठीक है, संगठित अपराध और आतंकवाद के साथ इनका गठजोड़। संगठित अपराध वही ड्रग्स माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, मनी लैंडरिंग करना, ये सारी चीज़ें, और उनका आतंकवाद के साथ गठजोड़ होना, ये बहुत चुनौती है, चैलेंजेस है। सांप्रदायिकता ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और याद रखना कि सांप्रदायिकता जब बढ़ती जाती है ना किसी भी देश में, तो वहाँ पे फिर आतंकवाद, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। जातीय तनाव को बढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। जैसे राजस्थान में गुर्जर मीणा के बीच में बहुत लंबा संघर्ष चला है, बिहार में करणी सेना इनके बीच में चल रहा है, ठीक है। बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट अच्छा से होना चाहिए। भारत में क्या दिक्कत है कि जैसे देखो इधर तो चलो चारों तरफ समुंदर, यहाँ दिक्कत नहीं है भारत में, दिक्कत यहाँ पे है। जब ये पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, ठीक है, इधर चाइना से लगी है, भूटान उठा चलो, भूटान तो अपने पड़ोसी मित्र देश है, नेपाली मित्र देश से कोई दिक्कत नहीं है, पर चाइना हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये दिक्कत होती है। फिर दूसरी दिक्कत क्या है कि ये तो घने जंगल है, पहाड़ है, ठीक है, नदियाँ बह रही है, तो अच्छे से बॉर्डर मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है बॉर्डर मैनेजमेंट एरिया के लिए, उनको यूज़ करना चाहिए। लाइट मेजर करके कैमरे आते हैं, उनका यूज़ करना, ठीक है, मतलब इसको अच्छे से तारबंदी करना, बाउंड्री करना अच्छे से सीमा की। क्षेत्रवाद व अंतर्राज्यीय विवाद, ये भी बहुत बड़ी चिंता है। जब अंतर्राज्यीय विवाद होते हैं, जैसे मान के चलो कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी को लेकर विवाद, कावेरी नदी विवाद रहता है, ठीक है, क्षेत्रवाद के मुद्दे निकल के आते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ खालिस्तान की मांग आ रही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश को 5 टुकड़ों में बांटने की मांग आती है, बंगाल के टुकड़े होने की मांग आती है, नॉर्थ ईस्ट में राज्य अपना अलग बनाने की प्रयास करते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय मुद्दे जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में विदर्भ की एक अलग बनाने की मांग है। साइबर अपराध है और साइबर सुरक्षा का मुद्दा जो होना चाहिए, ये भी तो आजकल ये इमर्जिंग मुद्दा है। साइबर क्राइम बहुत खतरनाक, अभी देख रहे हो अमिताभ बच्चन का आप कॉल करते हो किसी को तो आता है ये चीज़। इसका कारण यही है ना कि बहुत बड़े लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, और जब प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत बड़ा चैलेंज है। तटीय सुरक्षा, अभी बॉर्डर एरिया में याद करो शाहरुख खान का जो बेटा पकड़ा गया था, ठीक है, तो वो क्या था, ड्रग्स, तो मतलब समझ रहे हो। फिर यहीं से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारी मूवियाँ अगर आप देखोगे साउथ की तो उधर उसमें यही सारी चीज़ें तो होती है। तो ये बड़ा चैलेंजेस है, जब तक इनका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षित नहीं हो सकती। अब कौन कौन से फैक्टर जो है इंटरनल सुरक्षा के लिए, समस्या के लिए जिम्मेदार कारक है? तो सबसे पहले शत्रु पड़ोसी वही पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। गरीबी देखो आज भी कुछ भी करवा सकती है, आतंकवादी बना सकती है, नक्सलवादी बनवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है, वो भीड़ हिंसा भी करवा सकती है, बम भी फुड़वा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। गरीबी एक बहुत बड़ा हथियार होता है। बेरोजगारी वही खाली मन शैतान का घर, ये हकीकत बात है। ये कोई पॉइंट जरूर लिखना, कहीं पे भी आप लिखो तब। भाई बेरोजगार व्यक्ति क्या ही करेगा, फिर उसको चाहे तुम फिर भीड़ हिंसा, धार्मिक हिंसा करवा लो, उससे कुछ भी करवा लो, ठीक है, उसे चोरी चकारी करवा लो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो उससे। असमान व असंतुलित विकास वही चीज़ हो गया। देखो जैसे यूपी में ईस्ट यूपी का कितना अच्छा, देखो सॉरी वेस्ट यूपी का कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और ईस्ट यूपी में जाके देखो कुछ भी नहीं, बहुत बुरा हाल है। और अगर आप देखोगे ना, माइग्रेशन ज़्यादा ईस्ट यूपी से है, सब लोग यही जाते हैं छोड़ के। दूसरी बात, वहीं एक तरफ है मुंबई, वही एक तरफ है बिहार, सोचो दिन रात का अंतर है। तो असंतुलित विकास है भारत में। अमीर गरीबी के मध्य बढ़ती खाई है, वही देखो टॉप 10% लोगों के पास में देश का 90% संपत्ति है। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट यहाँ पे डालो आप, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार सोचो कि कितनी बड़ी असमानता है दिखाई दे रही है। और ये डीपीएसपी का उल्लंघन है। याद रखो डीपीएसपी में साफ आर्टिकल 39 में बोला गया है कि असमानता को सरकार का कम करना चाहिए, परंतु कहाँ कम कर पा रहे, उल्टा बढ़ती जा रही है। प्रशासनिक मोर्चे पर भी विफलता, ठीक है, सुशासन का अभाव है, वही है भ्रष्टाचार में लिप्त IAS अधिकारी,
अरे कल तो, हाँ, कल ही न्यूज़ में था कि एक आईएएस अधिकारी अपनी वाइफ को, जब उसके बीच में झगड़ा चल रहा था ना, तो उसने एक मतलब ज़मीन ही दान दे दी उसको। और वो ज़मीन मतलब उसने इलीगल तरीके से उसको ऑक्यूपाई किया था। मतलब समझ रहे हो, ये चीज़ें चल रही है। क्या ही करोगे। सांप्रदायिक वैमनस्य में वृद्धि है, वही हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, ठीक है। जाति आधारित पर झगड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत की बात है ना। बंगाल में जो अभी हिंसा हुई, हरियाणा में नूंह में जो हुई हिंसा, अब ये बहुत दिक्कत है भाई। जातिगत जागरूकता और जातीय तनाव में वृद्धि, तो वही है कि पहले तो कि जाति आधारित, जैसे राजस्थान में आप ले सकते मीणा मीणा गुर्जर का संघर्ष जो हुआ, ठीक है। अब ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ आप, कितने वहाँ पे ट्राइबल्स है, अपने आप में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। फिर आगे सांप्रदायिक जातीय भाषाई मुद्दा है। अभी देखो साउथ में चल रहा है, हिंदू भाई महाराष्ट्र में वहाँ पे ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया कि आप ऑफिस में यही भाषा का यूज़ करोगे, मराठी का वहाँ पे। अभी बेंगलोर में बोला कि आप यहाँ की लोकल भाषा बोलिए, वहाँ पे व्यक्ति को मार दिया गया। तो ये बहुत खतरनाक है। यह अन्य विभाजनकारी मापदंडों पर आधारित विवादास्पद राजनीति का उदय, वही शिवसेना जैसे लोग हो, आरएसएस जैसे लोग हो, ठीक है। कठिन भूभाग वाली खुली सीमाएं होती हैं, तो वही मैंने बोला कि जैसे समुंदर हो गया, जंगल पहाड़ हो गए, नदियाँ हैं जहाँ से, तो आराम से लोग यहीं से तो इंटर करते हैं। कमज़ोर आपराधिक न्याय व्यवस्था है। भारत में क्या होता है, कोई अपराध अगर घोषित हुआ तो उसको साबित करने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी इसमें दो नुकसान होता है, एक तो जो व्यक्ति अपराधी होता है उसको छूट जाता है आराम से, इतनी लंबी प्रोसेस होती है, कौन ध्यान देता है। दूसरा जो बेचारा जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता है, रिसोर्स नहीं होता, वो बेचारा ज़बरदस्ती, उसने कोई अपराध नहीं किया फिर भी वो जेलों में सज़ा भुगत रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। भ्रष्टाचार के कारण अपराधियों, पुलिस और राजनेताओं के बीच सांठगांठ होती है, इसको क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं। दो चीज़ें हैं, नगीना उठ जाओ, नहीं तो फिर सोते रह जाओगे साल भर के लिए। ऑलरेडी तुम 15-20 दिन खराब कर चुकी हो। अरे भाई फेल सब हुए ठीक हैं, है। फेल सब हुए हैं भाई, हम भी हुए हैं, उसमें क्या है। इतना शौक मनाओगे ना तो फिर ज़िंदगी शौक हो जाएगी। पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। पुलिस और राजनेताओं के बीच सांठगांठ, ठीक है। इसको देखो दो चीज़ बोलते हैं ना, यानी क्लेप्टोक्रेसी होती है एक होता है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। ये वर्ड यूज़ करना, कहीं मिलेंगे नहीं हिंदी मीडियम में आपको, ठीक है। क्लेप्टोक्रेसी में क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ये मिल जाते हैं आराम से राजनेताओं से, बिजनेसमैन से, फिर उठ के संगठित मतलब करप्शन करते हैं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म में पूंजीवादी लोग सरकार के साथ मिलके फ़ायदा उठाते हैं। ये अभी अडानी क्या कर रहा है, कैसे मोदी का फ़ायदा उठा रहा है, यही तो होता है ना। क्यों बोलता है कि मोदी ये कर रहा है, यही है वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म। इन्हीं को सारे टेंडर इन्हीं को क्यों मिलते हैं, और कोई है ही नहीं है देश में। कारण क्या होता है, वही क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता है, भाई भतीजावाद होता है, ठीक है। और अभी जैसे जो शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, तो उसमें जो वो शिप थी ना, वो अडानी की शिप थी। तो मतलब वही है, तो अच्छा खासा योगदान होता है इन लोगों का, पर वही है, क्या ही करोगे। जिस कारण संगठित अपराधों को बेरोक होना, तो समझ में, जब इन्हीं के दोस्त, सोचो कि सरकार भी इन्हीं की दोस्त, इन्हीं के ही हैं, तो इनको क्यों पकड़ेंगे फिर, तो खुली छूट रहती है। अब आंतरिक सुरक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला राजनीतिक। देखो अगर इंटरनल सिक्योरिटी लानी है, तो पहले तो मैंने वही चीज़ बोला कि कानून का शासन होना चाहिए। कानून का शासन होगा, संविधान से अगर देश चलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, जातिगत आधारित भेदभाव नहीं होंगे। अस्पृश्यता चीज़ें, जैसे नक्सलवादियों के साथ जो होता है वहाँ पे, संसाधनों के साथ एक ही लोगों के पास सारे संसाधन हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी ना। तो क्या क्या होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से संविधान व कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए। अलगाववादिता के लिए स्पष्ट व कानून कड़ा हो, कि अगर कोई मान के चलो कि अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा, तो उसके कठोर सज़ा होनी चाहिए। सख्ती के साथ समाप्त करना, जैसे मान चलो अभी खालिस्तान की डिमांड है, सोचो अभी पाकिस्तान को, जैसे यही चीज़ें होती है ना। देखो अभी जैसे अभी खालिस्तान का विरोध किया जा रहा है ना, अगर उसी टाइम अगर भारत के लोग पाकिस्तान का विरोध करते हैं ना, तो आज पाकिस्तान नहीं बनता। नहीं तो आज बनने में, तो सोचो खालिस्तान को लेकर कितने करने बड़ा, वो याद करो कि 1984 में उस टाइम सिख दंगे हुए, कितने खतरनाक सारी चीज़ें, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, सब कुछ सारी चीज़ें हुई, परंतु सरकार ने विरोध किया ना, उसको नहीं पनपने दिया, आखिर में मारना पड़ा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। वहाँ पे गुरु हरमिंदर साहिब जो शरण मंदिर है, उसमें जाके सेना को घुसने की अनुमति दी गई।
तो वही चीज़ है ना कि ये चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर खालिस्तान बन जाएगा। कल पता लगा कि भारत का एक और देश बन रहा है, यूपी प्रदेश, यूपी एक देश बन गया। यही होगा फिर। क्षेत्रवादियों का नरम दृष्टिकोण, देखो एक ही याद रखना, अलगाववादी क्या होते हैं, वो भारत से अलग होना चाहते हैं, तो ये तो नहीं अपन स्वीकार करेंगे ना। पर क्षेत्रतावादी जैसे मान के चलो बुंदेलखंड की मांग है अभी, एक यूपी और एमपी का दोनों पार्ट से कुछ कुछ लेके एक बुंदेलखंड बनाने की मांग चल रही है, ठीक है। विदर्भ एक बार अलग राष्ट्र बनाने की, मतलब एक राज्य बनाने की मांग, तो ये इस पे ध्यान दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो अलगाववादी है वो अलग खतरनाक है, जैसे ग्रेटर नागालैंड बनाना, वो अपने आप को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं ग्रेटर नागालैंड। तो ये दिक्कत है ना, क्योंकि अगर आप भाई देश से अलग हो जाओगे टुकड़ा, तो वो तो खतरनाक है ना। पर हाँ, देश में एक नया राज्य बन जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके नरम दृष्टिकोण रखना चाहिए। धर्म या जाति संबंधित मांगों को जब तक कि वे अत्यधिक विखंडनकारी हो, सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। जैसे मान के चलो अभी अभी देखना, जो अभी मुद्दे चले थे कि एक कौन सी एक मस्जिद थी यहाँ पे यूपी में भी थी, उस मस्जिद को तोड़ने की बात चल रही थी कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत गलत बात है। पर सरकारें क्या करती है, वोट बैंक की राजनीति के लिए चीज़ें करती है, पर ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि ये विभाजन को बढ़ावा देती है, हिंदू मुस्लिम को, मजहबी लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देती है। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर सरकार वही है, वोट बैंक की राजनीति के लिए इन चीज़ों पर ध्यान देती है, यानी गलत है, याद रखना ये चीज़। सामाजिक आर्थिक मुद्दे कौन से होते हैं, समस्याओं का विश्लेषण कर सुनियोजित तरीके से बिना भेदभाव निवारण सुनिश्चित करना। अब जैसे मान के चलो भाई सामाजिक आर्थिक विकास के कारण नक्सलवाद पनप रहा है, तो भाई उस समस्या को ख़त्म करो ना, नक्सलवाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। पर आप वो समस्या अभी भी बनी है, नक्सलवाद को ख़त्म करने चाह रहे हो, उसके लिए तुम दिन दहाड़े उनको मार रहे हो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा ना। तो भाई जो वहाँ पे वंचनाएँ हैं, विकास की गति वहाँ पे नहीं पकड़ पाई है, तो उसको पकड़वाए ना आप, वो काम कीजिए, विकास को बढ़ावा दीजिए, सुशासन को बढ़ावा दो आप, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है। इस नारे के साथ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। तो मोदी ने खुद ये नारा दिया, पर खुद इसका वो उल्लंघन करता है। और आजकल तो ना इसमें एक और वर्ड जुड़ गया है, सबका प्रयास, ये चीज़ भी याद रखना। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे किसका यूज़ करना है, हर जगह नहीं लिखना है। जैसे मान के चलो कहीं ज़रूरत यहाँ तक है तो यहाँ तक लिखो, फिर अगर यहाँ तक ज़रूरत है यहाँ पे, अगर पूरा ज़रूरत है पूरा लिखिए। चौमुखी विकास मतलब सब क्षेत्र, चारों तरफ विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामाजिक तो हो गया, आर्थिक नहीं हुआ, राजनीतिक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, सब जगह विकास होना चाहिए। वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पे क्या करना पड़ेगा, सुशासन को बढ़ावा देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखो एक चीज़ याद रखना, भ्रष्टाचार का उन्मूलन ऐसे मतलब कौटिल्य ने बोला कि भाई ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर मिनिमाइज तो करो एटलीस्ट इसको। पुलिस व सिविल सेवा में सुधार तथा राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना अभी बहुत ज़रूरी है। पुलिस तो कठपुतला बना रहता है, मतलब सरकारें, इसलिए राज्य सरकारें में क्यों राज्य अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, ये पुलिस का मिसयूज होता है वहाँ पे। आपराधिक न्याय प्रणाली का पुनरुत्थान होना चाहिए। कानून प्रवर्तन तंत्र की क्षमता को बढ़ाने और उन्नत करने की आवश्यकता है। इसमें याद रखना कि आपको न्यायालय रिफॉर्म भी करने पड़ेंगे, क्योंकि याद रखना कि बहुत सारे कोर्ट केस जाते हैं, कितने कोर्ट मतलब केस पेंडिंग पड़े हैं। जब न्याय नहीं मिलेगा लोगों को, तो तुम क्या ही कर पाओगे, आप खुद सोचिए। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बल को इनको मजबूत करना पड़ेगा। पुलिस संयमित होना चाहिए, जन सहयोगी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस सुधार, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, व्यवहारिक बने, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। स्थानीय हालात की समझ और क्षमताओं को बढ़ावा दे, ठीक है। तो पुलिस, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं जब तक लोकल पुलिस अगर सपोर्ट नहीं करेगी ना, नक्सलवाद कभी ख़त्म नहीं होगा, नहीं आंतरिक सुरक्षा कभी कमज़ोर होगी। देखा ना, दंगे जब होते हैं, जब दंगे हो जाते हैं उसके बाद हम पुलिस कैसे कंट्रोल कर लेती है, क्या पहले कंट्रोल नहीं कर सकती है? कर सकती है, पर करती नहीं है ना। यही तो बात है। केंद्रीय सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस में परस्पर समन्वय सहयोग होना चाहिए। ये पॉइंट अपने बहुत जगह देखा था, याद रखना। इन्फॉर्मेशन के लेवल पे आपको क्या करना चाहिए, सचेत रहने, आसन खतरों को निष्क्रिय और आवश्यकता अनुसार सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए। रक्षात्मक के साथ साथ आक्रामक इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। देखो गुप्तचर याद रखना, पहले भी थे, पुराने टाइम में भी थे, अभी भी थे और आगे भी रहेंगे, और यही इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आंतरिक सुरक्षा में। जैसे याद करो क्या ना, जब पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक हुआ था ना, उससे पहले ही इनपुट मिल चुका था कि वहाँ पे कुछ होने वाला है। और मोदी इसीलिए नहीं गया था, उसको ना 20 तारीख को वहाँ जाना था, पर नहीं गया था वो, क्योंकि इंटेलिजेंस की थी न्यूज़ की वहाँ पे कुछ बड़ा होगा। सोचो, नियमित संस्थागत ढांचे लाइक मल्टी एजेंसी सेंटर बनने चाहिए, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास अच्छी से अच्छी आए। देखो ना, जैसे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, कोई भी चीज़ समस्या हो, या मान के चलो कि सांप्रदायिक दंगे होने वाले हैं, अगर आपका
गुप्त सूचना का सिस्टम अगर बहुत मजबूत है ना, तो आप चीज़ें घटित होने से पहले ही आप आराम से ख़त्म कर सकते हो। जैसे बहुत बार देखा होगा कि राम मंदिर पे अटैक करने वाले थे, उन लोगों को पकड़ा गया। कोई यहाँ पे रेलवे स्टेशन में बम फोड़ने वाले थे, उनको पकड़ लिया गया। ऐसे कैसे पकड़ लेते हैं भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। याद रखना, केंद्र राज्य समन्वय हो तब तक कुछ भी, किसी भी बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? तटीय सुरक्षा को बढ़ावा दो आप, ठीक है। नौसेना को, कोस्ट गार्ड को एवं कोस्टल पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुस्पष्ट और आपस में कार्य करने में सद्भाव और तालमेल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे कहीं पे भी तुम काम करो, चाहे ऑफिस में काम करो, सेनाओं के बीच में हो, पुलिस सेना के बीच में हो, राजनेता और नॉर्मल जनता के बीच में, जब तक जहाँ कोऑर्डिनेशन होगा वहाँ नहीं होगा तब तक कोई चीज़ होगी नहीं। आजकल साइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि आपके यार मेंस में क्वेश्चन आएगा, देख लेना साइबर सुरक्षा से रिलेटेड। तो साइबर सुरक्षा को अच्छा करना पड़ेगा। 2013 का विकिलीक्स याद करो, जो वो बहुत बड़ा बाउंडर कर दिया था इसने, एक रिपोर्ट जारी करके, इसमें केस स्टडी भी है। सुरक्षित साइबर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। कानूनी संबंधों के माध्यम से गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि जो पड़ोसी देश है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारत को छूट देना चाहिए, उनके विकास कार्यों में बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि जब तक भारत के पड़ोसी देश, जब तक वो अच्छे से शांति प्रिय नहीं रहेंगे तो भारत में दिक्कत। देखो जैसे क्या होता है अभी बांग्लादेश में, देखो इनस्टेबल है, वहाँ से लोग भाग भाग के इधर आ जाते हैं भारत में ही, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दूसरी बात, जब इनस्टेबल वहाँ पे गवर्नमेंट रहेगी, विकास अच्छे से नहीं होगा, तो ये आतंकवादी बनेंगे, आतंकवादी को सहयोग करेंगे। ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आगे उसमें एक एक्टिस्ट नीति को बढ़ावा देना, उससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इंडियन ओशियन रिम, भू राजनीतिक सक्रिय हिंद महासागर को मजबूत बनाना है। प्रो इंडिया गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि जो आसपास के जो है लोग भारत के प्रति सकारात्मक रहे, ना कि नकारात्मक नहीं रहने। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उसमें देखो बहुत सारे देशों ने डायरेक्ट समर्थन नहीं किया है, जैसे तुर्की ने सोचो कि पाकिस्तान का किया है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है ना। इसलिए डिप्लोमेटिक जो संबंध होने चाहिए अपने, बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या को, नक्सलवाद को, आतंकवाद को ख़त्म करना, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक सहभागिता में देखो चुनाव होने चाहिए, और चुनाव समय पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, लोगों को एक आशा देती है। जैसे मान के चलो कि अभी बीजेपी, मान के चलो कि लग रहा है कि यार ये अच्छे से काम नहीं करे, कोई नहीं 5 साल बाद में इसको हटा देंगे हम, तो मुक्ति मिल जाएगी। तो लोगों में ना एक संतुष्टि का स्तर रहता है। पर सोचो कि अगर जब रिजीम ही चेंज ना हो, एक जैसा शासन हमेशा बने रहे, तो फिर दिक्कत है ना। इसलिए चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। पंचायती राज, स्वायत्त समझौते होने चाहिए, असम समझौता, मिजो समझौता, बातचीत होनी चाहिए। और टॉक डिप्लोमेसी बहुत काम करती है किसी भी चीज़ को, समस्या को समाधान करने में। प्रशासनिक इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ावा दोगे आप? तो इसके लिए वही सुशासन को बढ़ावा दो, विकास कार्यों को गति देना, और प्रशासन आपके द्वार, बैक टू विलेज प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्रामों को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। मिशन कर्मयोगी जैसे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, ताकि इनके ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाए, इनके मनोबल को, स्तर को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। पावर परचेसिंग आय को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। जब पावर परचेसिंग लोगों की बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी बात है ना, लोग भाई आज जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति की इच्छा है कि उसका घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, अगर सोचो उसको रोजगार ही नहीं मिल रहा, जब उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है उसको, फिर तो स्वाभाविक सी बात है उसकी नीड बढ़ती जा रही है, नीड बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है फिर वो गलत धंधे में जाएगा ना। तो अगर उसको मान के चलो रोजगार मिल रहा है और उसको अच्छा खासा तनख्वाह मिल रही है, तो ऑटोमेटिक क्यों जाएगा इधर उधर, उसके सपने जब वहाँ से पूरे हो रहे हैं। सांस्कृतिक सुरक्षा का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें याद रखना कि कल्चरली जो प्रिजर्वेशन की बात आती है, वो ऐसा नहीं कि अपन हिंदुओं के कल्चर उसी को प्रिजर्व कर ले और मुस्लिमों को नहीं करे, या अदर जो समुदाय है उसका ना करे। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। अभी जैसे क्या हो रहा है कि वहाँ मस्जिदों को तो फोड़ दो और मंदिरों के मंदिर बना दो, तो ये तो गलत है ना भाई। कल्चरली आपको सबको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, सबका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक पीसफुल देश में निर्माण हो ही नहीं सकता। सब राष्ट्रवाद का सिद्धांत, सबसे बड़ी बात है ना, दिक्कत इंडिया में या कोई भी जो राष्ट्र होता है, जैसे जापान वापान में क्यों नहीं लोग सोचो, वहाँ पे देश, वहाँ पे ना आई की जगह पहले वी आता है और वी के स्थान पर कंट्री आता है, ये चीज़ याद रखना। भारत में क्या होता है, सबसे पहले आई आता है उसके बाद में देखा जाएगा, फिर उसके बाद में हाँ परिवार, चलो ठीक है परिवार के लिए कुछ कर लिया जाए, चलो ठीक है समाज के लिए थोड़ा बहुत कर लो, फिर देश सबसे आखिरी में आता है
तो यही दिक्कत है फिर भारत में, नरजातीय संघर्ष होते हैं, जातिवाद संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, ये सब कारण से होते हैं। नहीं सोचो कि सब अगर भारत को महान बनाने के लिए सोचे तो कोई झगड़े करेगा भाई? जातिवाद आधारित, धार्मिक आधार पर झगड़ा करेगा? कोई नहीं करेगा। पर अपन कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, आई और वी में फंसे हुए हैं। हम सभी को अपनी क्षेत्रीय या नरजातीय पहचान को त्याग कर राष्ट्रीय पहचान को अपनाना होगा और भारतीय अस्मिता को सांस्कृतिक अस्मिता पर हावी करना होगा। भारत की फर्स्ट नीति को राष्ट्रीय जीवन में स्थान देना होगा। वही मैं बता रहा ना, कंट्री को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना होगा, तब जाके ये होगा। अब देखो कट्टरतावाद क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना यार ये बहुत आदमी कट्टर है। कट्टर में क्या होता है, टॉलरेंस पावर बहुत कम होती है, ठीक। वो आक्रमणकारी होता है, वो जल्दी गुस्सा करेगा, हाथ उठा देगा आपके ऊपर, मतलब उसमें हिंसक गतिविधियाँ पर पाई जाएगी। ये चीज़ याद रखना, कट्टरतावाद। और वो हिंसा की किसी भी लेवल पे जा सकता है, लोगों को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कट्टरवाद के प्रकार क्या होता है, दक्षिणपंथी उग्रवादी, ठीक है, जैसे होते हैं इसमें आरएसएस ये सब आएंगे, राइट हैंड माइंडसेट वाले विचारधारा वाले। राजनीतिक धार्मिक अतिवाद, ठीक है, इसमें भी आप आरएसएस का या ओबीसी का जैसे जो है संगठन, ओबीसी तो ठीक है, इसका छोटा भाई बहुत खराब था, वो तो सीधा मतलब अभी तो भारत से बाहर ही है वो। वामपंथी उग्रवाद जो नक्सलवाद ये होते हैं, ठीक है, ये होते हैं वामपंथी उग्रवाद। एकल मुद्दे वाला अतिवाद होता है, इंटरनेट रेडिकलाइजेशन, ठीक है। अब देखो इंटरनेट का रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देखना, इंटरनेट पे आप ब्यूटी अगर सर्च करोगे तो क्या आता है, गोरे लोग ज़्यादा आते हैं ना, वाइट। तो क्या गोरे लोग, जो काले लोग होते हैं वो गोरे नहीं होते हैं क्या? वो ब्यूटी नहीं होते, वो सुंदर नहीं होते हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर आप कभी भी सर्च करोगे कोई भी चीज़ के बारे में तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का दबदबा रहता है। कोई पिक्स देख लो, नेचुरल कोई रिसोर्स को देखोगे, कुछ भी मतलब नेचुरल ब्यूटी को देखना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप में कोई है ही नहीं सुंदरता। तो मतलब ये इंटरनेट है रेडिकलाइजेशन, मतलब एक तरफ झुका हुआ रहता है। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले कारक कौन से होते हैं? संबंध परक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, सामाजिक पहचान वाले होते हैं, बाहरी कारक होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक, जेलों में कट्टरतावाद है, बेरोजगारी है, बढ़ती विविधता, ये सारी चीज़ें वही है। पर एक ही हमेशा याद रखना कि जो आतंकवाद के कारण है, नक्सलवाद के कारण, वो सब चीज़ के कारण है। तो आपको ऐसा मत सोचो कि अलग अलग कारण होते हैं क्या। अब ये शून्य आय से लिया गया मटेरियल है ये वाला, इसलिए बता रही हूँ सब कुछ इंक्लूड है। कट्टरतावाद को संबोधित करने में चुनौतियाँ क्या है? कट्टर पर एक आधारित नीति की अनुपस्थिति, सामग्री की उपलब्धता, एजेंसी की विभागीय मानसिकता, पुनर्वास, विधायी क्षमता, ठीक है, महसूस किए जाने की विचार प्रक्रिया और जागरूकता का अभाव है। तो अवेयरनेस तो रहती है तभी तो सारी चीज़ें बढ़ती है। सरकार की पहल इस मामले में 2017 में काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन शुरू किया गया था। आगे का रास्ता वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? साक्ष्य आधारित नीति निर्माण हो, ठीक है, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए अगर पॉलिसी अगर आप बना रहे हो। छाता कानून, अम्ब्रेला कानून, मतलब एक ऐसा कानून बनाओ कि जिसमें सब आ जाए। ऐसा नहीं कि आप आतंकवाद के लिए अलग, नक्सलवाद या कट्टरवाद के लिए हर छोटी चीज़ नहीं। व्यक्तियों को सशक्त बनाना, सतत प्रतिवादी रणनीति होनी चाहिए, संस्थानों को मजबूत करना, खुफिया सुदृढ़ीकरण करना, मैं बताऊँ गुप्तचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का रेगुलेशन करना ये बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के थ्रू आतंकवादी विचारधारा ये सब सारी चीज़ें पनप जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे ना मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वो व्हाट्सअप के कारण हुए थे। सोचो व्हाट्सअप पे कोई झूठी अफवाह फैल गई थी, उसको सर्कुलेट कर दिया। इसीलिए आजकल देखो ना, मुझे याद अच्छे तरीके से जब ये मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उस पहले मुझे अच्छे तरीके याद है जब मैं व्हाट्सअप चलाना शुरू किया था तो एक साथ तुम बहुत सारे लोगों, 250 लोगों को कोई भी पोस्ट शेयर कर सकते, पर आजकल देखो 5 ही लोगों को कर सकते हैं। पर लोग इसमें भी बहुत सारे तरीके निकाल लिए हैं, व्हाट्सअप वेब करके कुछ बना लेते हैं उसके लोगों, पर फिर भी कुछ तो चीज़ें हैं जो लेवल पे किया जा सकता है। श्रेष्ठ प्रणाली क्या है? डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ महाराष्ट्र, केरल का पिलिन ऑपरेशन, मतलब इस टाइप से कुछ कुछ आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब ये देखो, आंतरिक प्रेरित बाह्य सुरक्षा चुनौतियाँ, ठीक है। बाह्य सुरक्षा चुनौतियाँ क्या क्या है? यह उन्हें कहते हैं जहां देश के अंदर से देश को नुकसान पहुंचाने वालों का समर्थन मिलता हो, जैसे सीमा पर आतंकवादियों की सहायता होती है। यही तो लोग बॉर्डर पासेस करवाते हैं इन लोगों को, यही लोग इनको हथियार प्रोवाइड करवाते हैं, यही इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तस्करी में सहायता, मादक द्रव्य, हथियार, अवैध प्रवेश में सहायता करते हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जैसे लोगों की। सीमा पार नकली नोटों के प्रसार में सहायता करते हैं ये लोग, ठीक है। कारण क्या है? पर राष्ट्रवाद के शिकार है, भारत से मानसिक इतना लगाव नहीं होता है, व्यवस्था से नाराज़ है, भारत की जो सिस्टम है उससे नाराज़ होते हैं, वंचना का शिकार होते हैं, नस्लीय भेदभाव होता है इनके साथ, नरजातीय पहचान ज़्यादा हावी है राष्ट्रीय पहचान से,
इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है उसको बढ़ावा मिलता है। फिर अगला, बाह्य प्रेरित आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, जो बाहर से लोगों को आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को बढ़ावा देते हैं। जब बाह्य राज्य या राज्येतर कारक, मतलब राज्य मतलब कौन, पाकिस्तान, और राज्येतर कारक नॉन स्टेट एक्टर, ISI जैसे मोहम्मद जैसे संगठन हो गए, कारक देश की आंतरिक समस्याओं को गंभीर बनाने का प्रयास करते हैं और देश के अंदर असंतोष को, संघर्ष को आर्थिक, नैतिक और सामरिक समर्थन देते हुए गंभीर बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कश्मीर का आतंक का पोषण देखो, कश्मीर में आतंकवाद कौन बढ़ावा दे रहा है? पाकिस्तान जो दे रहा है। ISI जैसे संगठन, जैसे मोहम्मद। नॉर्थ ईस्ट के अलगाववाद को पोषण, इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। म्यांमार, बांग्लादेश। संप्रदायवाद, जातिवाद व क्षेत्रवाद को पोषण, ठीक है। ब्रेन वॉश की फैक्ट्री चलाना, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। सरकार के खिलाफ नकारात्मकता का प्रोपेगेंडा फैलाना कि सरकार ये गलत काम कर रही है, मस्जिदों को तोड़ रही है। सिल्वर शेल को तैयार करना, ये बहुत बड़े कारण है। राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रश्रय देना, जैसे खालिस्तानियों को बढ़ावा देना, नक्सलवादियों को समर्थन करते हैं, इसीलिए आजकल शहरी नक्सलवाद जैसी विचारधारा आ रही है। कॉलेजों में प्रोफेसर सोचो नक्सलवाद से ग्रसित है, विचारधारा से। तस्करी, नकली नोटों के प्रसार के द्वारा आर्थिक और सामरिक सुरक्षा को कमजोर करना, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, जैसे इंडियन इकोनॉमी में जब ब्लैक मनी आती है तो उससे क्या होता है, लोगों के पास पैसे आएंगे तो खरीदारी बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ जाती है। बहुत बार ये होता है, तो दिक्कतें होती है अगर बाहर से कोई मनी आती है, अवैध मनी। तो ये चैलेंजेस अपन पहले भी देख चुके हैं। नीतिगत विफलता है, भाई क्यों हो रहा है ये, मतलब ठीक है, ये चैलेंजेस चुनौतियाँ क्यों आखिर में? तो पॉलिसी पैरालिसिस है या पॉलिसी फेलियर है भारत में। जैसे मान के चलो, मैं सबसे बड़े एग्जांपल देता हूँ, जैसे कौशल भारत मिशन था ना, भारत का स्किल इंडिया मिशन, सबसे बड़ा असफल है ये। मेरे गांव में कौशल इंडिया के केंद्र बने हैं, पर उसमें एक भी लोग कौशल लेने नहीं जाता, उसमें गाय भैंस बंधी हुई है। तो यही है। तो इसका उद्देश्य था कि लोगों को स्किल प्रोवाइड करेंगे, रोजगार प्रोवाइड करेंगे, इंडस्ट्री में जो है लोगों को डायरेक्ट जो है यहाँ से स्किल लेके भेजेंगे ताकि उनको डायरेक्ट रोज़गार मिले, इस इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, दोनों सारी चीज़ें होगी। परंतु क्या हुआ? कुछ भी नहीं। राजनीति होती है, कल्याण विफल है, पक्षपात, तुष्टीकरण की नीति, ध्रुवीकरण, जन्मजात वंचना, ये सारी चीज़ें। प्रशासनिक असफलता, प्रशासन सुशासन भूल जाता है, भ्रष्ट पक्षपाती हो जाता है, आत्मकेंद्रित सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, वो अपना भला सोचता है, भाड़ में जाए जनता। ये लिखना मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये कहावत है भाई, वो मतलब एग्जैक्ट तो मैं भूल पा रहा हूँ, शायद है परंतु अच्छी खासी, कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम होए। हाँ मतलब ऐसा है, मतलब एक अच्छी कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हाँ ये लिखना मैं फिर बता रहा हूँ, ये हकीकत है। और आप जब लिखोगे ना, एग्जामिनर हंसेगा। अरे हकीकत है भाई, ये ब्यूरोक्रेट यही होते हैं, ब्यूरोक्रेट हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, ये सब लोग ऐसे ही है। सेल्फ सेंटर का मतलब ये होता है अपने बारे में सोचना, बस भाड़ में जाए जनता, क्या करना अपने को, अपना विकास हो रहा है। हाँ मेरे गांव में 40 दिन से लाइट नहीं आ रहा, सोच लीजिए बस। 40 दिन से लाइट नहीं है योगी के राज्य में। सोच लीजिए, योगी को कॉल कीजिए जाके। अरे कोई सुन ही नहीं रहा, इतना हम लोग परेशान है लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। तो कारण क्या है उसका? ट्रांसफर जल गया, क्या हो गया? तो उस पे इतना ज्यादा लोड पड़ गया है कि वो जो वहाँ से हटा दिया, हम लोग का कनेक्शन हटा दिया। 40 घर है, कनेक्शन हटा दिया वहाँ से। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? योगी के राम राज्य में ऐसा हो गया तो फिर क्या ही होगा रावण के राज्य में। कोई सुन ही नहीं रहा, क्या किया जाए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कितना भी कह रहे हैं हम लोग। हाँ बोलो बोलो। चलो कोई नहीं, देखो असंवेदनशील, ठीक है। देखो जैसे ब्यूरोक्रेट की बात को लोग जाते हैं, याद करो एक बार केस स्टडी भी आई थी एक बार, कि मान के चलो एक गरीब व्यक्ति है बेचारा, 1.5-2 किलोमीटर से गांव से चल के आ रहा, 1.5-2 घंटे का सफ़र करके, रोज़ आप उसको बाहर भेज देते हो। ये है संवेदनशीलता ही तो है। याराना पूंजीवाद, ये बहुत खतरनाक है। क्लेप्टोक्रेसी, सत्ता के दुरुपयोग व संसाधनों की लूट है। वो आज पढ़ा ना, आज अखबार में भी आया, सोचो अपनी वाइफ को ज़मीन दान कर दी, और जो खुद वो है ना कहीं से हड़पा था उसको क्या ही करोगे। आर्थिक विपन्नता व विषमता है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उपभोक्तावाद है। देखो उपभोक्तावाद का मतलब समझो, जैसे क्या हो रहा है, सिंबॉलिक स्टेटस होता है। जैसे मान चलो गांव में किसी के पास एक गाड़ी आ गई,
एक फोर मतलब एसी लगी है, समझ रहे हो, वो अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है। अरे एक बेचारा जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो भी ये सोचेगा यार मुझे भी ये मिले। जब वो ये मिलेगा तो स्वाभाविक बात है उसकी आय तो इतनी है नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, चोरी चकारी करेगा, उसे जो गलत धंधा मिलेगा वो करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है भारत में। आधुनिक जीवन शैली का आकर्षण होना वही है कि मॉडर्न लाइफ इतना अट्रैक्ट करती है ना कि हम कोई लोग विदेशों में घूमने जा रहा है, ठीक है, अलग महंगे महंगे कपड़े, लेविस के कपड़े, ये सब मतलब समझ रहे हो यार, मेरे को समझ में नहीं आता। आप 100 रुपये का कपड़ा पहनो, वो भी आपको तन को ढकने में ही काम आता है। एक आप 1 लाख का कुछ पहनो, वो भी आपको मतलब समझ रहे हो ना, कपड़ा पहनने का मेन उद्देश्य क्या होता है भाई, अपना तन को ढकना। अब लोग आजकल इसको ना मतलब एक सिंबॉलिक बना लिए हैं कि हाई क्लास का दिखना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। क्वालिटी अलग होती है, क्वालिटी क्या होता है? अलग होती अरे आप समझते नहीं हो। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम लोग है ना, ठीक है अभी तुम लोग इस लेवल पे देख रहे हो, एक चीज़ मुझे बताओ है ना, एप्पल का फ़ोन हो ना, एप्पल का फ़ोन, ध्यान से समझ ना, आज ये उसकी क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आज एक स्टेटस को मेंटेन करता है, समझ में आया, इसलिए लोग ख़रीदना चाहते हैं। उल्टा अगर आप एप्पल के फ़ोन के देखोगे ना, उसके फीचर्स अदर मोबाइल के ख़राब है, उल्टा उसके उसमें आप अपडेट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें लिमिटेशन होती है। परंतु लोग क्यों खरीदते हैं? ताकि एक अपना एक क्लास बन सके। ये चीज़ याद रखना, पूंजीवाद का दौर है ये। आप लोगों को क्वालिटी दिखती है, क्वालिटी नहीं है, ये वर्ग है। एक अपने आप को देखो, पहले क्या था समाज में, जजमानी सिस्टम था। जजमानी सिस्टम में क्या होता था, ब्राह्मण अपने आप को सबसे सर्वोच्च समझते थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे, फिर शूद्र आते थे। इसमें था जाति के आधार पर कार्यों का विभाजन, ठीक, उसके आधार पर भाई ये कार्य करा वो निम्न श्रेणी का है, ये कार्य करा उच्च श्रेणी का है। आजकल आ गया है वर्गगत असमानता, वर्गगत, अमीर गरीब मध्यम वर्ग। इसमें अमीर कौन कहलाएगा, तो वो लेविस के कपड़े पहन रहा है, आईफोन रख रहा है, ये सारी चीज़ें। तो समझिए जो जाति काम कर रही थी, आज वो ये चीज़ें काम कर रही है, समाज में विभाजन का। समझ में आया? मैं सोशियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ तो उसका अच्छे से विश्लेषण कर सकता हूँ। हाँ सर, यही सही कह रहे हैं आप। ये हकीकत है भाई, आप लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। आप लोगों को लग रहा है क्वालिटी, क्वालिटी नहीं है वो, आपकी मानसिकता को इस तरीके से विकसित किया जाता है कि ताकि आप लोगों से अलग हट के दिखे। नहीं सर, फर्क तो होता है क्वालिटी। अरे मतलब समझो, क्वालिटी तो आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकती है। मुझे बताए आईफोन के अलावा बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं सैमसंग के जो आपको उससे भी अच्छा, या और भी मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। परंतु जब आईफोन खरीदोगे तो आपका स्टेटस बढ़ता है, नहीं बढ़ता? अरे यार इसके पास आईफोन है, क्या बात करें, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोग ये समझते नहीं इन चीज़ों को। जैसे अभी है ना, गाड़ी में आप अभी रेंज रोवर ले आओ, ठीक है, पहली बात देखना, ध्यान समझना, रेंज रोवर अगर आप गाड़ी लाते हो तो आपका आसपास 10 गाँव में खबर फैल जाएगी, क्योंकि पहली बात रेंज रोवर कोई हर कोई खरीद नहीं सकता भाई। गाड़ी तो वो भी आखिर में, गाड़ी आपको हवाई में तो उड़ाने लायक तो नहीं होगी ना, वो भी आपको लेके जाएगी। अरे एक एल्टो है, वो भी लेके जाएगी। और मुझे बताओ एल्टो क्यों असफल होगी भारत में? भाई एल्टो का असफल होने का वो 1 लाख भाई गरीबों के लिए गाड़ी, तो उसने मिडिल वर्ग ने ऐसे उसको साइड में कर दिया, हाई वर्ग उसको ऐसे नहीं लेना चाहता था, खत्म, एल्टो खत्म। और एल्टो आज मार्केट से गायब है भाई। सर नैनो का है। हाँ, एल्टो नैनो ये सब चीज़ें वही, मतलब नैनो, हाँ नैनो को बोल, नैनो बेस्ट एग्जांपल है। तो मतलब कहने का मतलब समझो भाई, ये चीज़ें बहुत काम करती है। चलो ठीक है, आगे देखो, सामाजिक सांस्कृतिक वंचना। हाँ अभी एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। ट्राइबल्स में क्या होता है ना, अपनी लोकल परंपराएं होती है, परंतु आज मतलब धार्मिक बहुत सारी चीज़ें हुई है ना, मैं खुद बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देके ना, ध्यान समझ रहा। ट्राइबल का अपना कल्चर होता है, परंतु एक है हिंदुओं का कल्चर। अरे हिंदुओं के कल्चर में भी वैष्णव कल्चर, शैव कल्चर, इसमें बहुत दिक्कत हो, मतलब बहुत डिफरेंसेज है। अब इनको बोल दिया कि ये हाईएस्ट है, ध्यान से समझना। अरे इनको बोल दिया यार तुम तो लोग हो, तुम दारू पीते हो, मांस मदिरा चढ़ाते हो, यार उनका कल्चर है वो। अब इस व्यक्ति को तो लगेगा ना कि यार ये कल्चर देखो, इनमें तो आराम से मांस मदिरा से दूर है, स्वच्छता कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके धर्म में। अब ये वंचना होती है। अरे भाई सबका कल्चर अपना है, परंतु ये जब वंचनागत सामाजिक सांस्कृतिक वंचना दिखती है तो ये बहुत दिक्कत होती है। जैसे मैंने उस दिन भी कल भी एग्जांपल दिया था कि अभी बकरा ईद आई, बकरा ईद पे सोचो कि लोग
मैंने उस दिन में यही एग्जांपल दिया था कि बकरा ईद है तो सब लोग इस पे ज्ञान दे रहे हैं कि बकरा ईद है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं पर मुझे बताओ कि भाई हिंदुओं के ना 80% पॉपुलेशन है देश में, और उसमें सबसे ज़्यादा मांस वही लोग खाते हैं, तब तो उनको क्लाइमेट चेंज नहीं दिखता है। पर जब स्पेशली किसी का त्यौहार दिखता है तो उनको लगता है कि यार ये कितने पिछड़े लोग हैं, जानवरों को काट के खा रहे हैं, ये है वो है मतलब कहने का मतलब है भाई अपना सबका अपना अपना कल्चर होता है, सब अपने अपने लेवल पे अच्छे हैं सब, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जब ऐसे भेदभाव होता है तब फिर ये सामाजिक सांस्कृतिक वंचना होती है। फिर नरजातीय वंचना सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं दिल्ली में, उनको क्या बोलते हैं, चिंकी, रिंकी, पिंकी, उनके साथ भेदभाव होता है। यार देखो इनकी आँखें देखो नेपालियों जैसी है, ये देखो इनकी हाइट देखो कितने छोटे हैं, गुट्टा टाइप से, मतलब क्या बोलते हैं छोटे लोगों को, निब्बे 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 निब्बे। हाँ एक और मैं एग्जाम्पल, चाइनीज सर, हाँ चाइनीज़ बोलना, नेपाली बोलना, ठीक है, उनके आँखें उनके सारे आधार पर, तो ये क्या है, नरजातीय भेदभाव है ना। फिर उनको लगता है कि यार देखो, फिर वो क्या होता है ना कि सामाजिक कटाव, यहाँ पे नेहरू विहार का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे ए ब्लॉक में है ना सारे लोग इधर ही रहते हैं, क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता है तो एक जगह रहते हैं लोग। अरे वो सब भी नहीं बोलते हैं सर, क्या नहीं किसी बोलते? से। हाँ, अरे वो सबको कारण यही है ना, भेदभाव करते हैं कारण हम ये है लोग ना से। कि उसका असिमिलेशन होने नहीं दे रहे हो ना, आप उनको साइड में कर दे रहे हो, मतलब समझ रहे हो हम लोग ना तो आप? सोच ही रहे हैं भाई, हाँ बोलना चाहिए ना, हम लोग तो सोच ही रहे हैं, बोलना चाहिए उन लोगों को। अच्छा, तो वो तो बोलते ही अच्छा नहीं। तुम्हारी हर जगह बेइज्जती हो, तुम वहाँ जाना पसंद करोगे? बताइए मुझे। अरे सर हाँ पता नहीं, मतलब मैं बोलना बता रहा इतना हूँ इजी है ना, जब वो चीज़ें खुद के साथ घटित होती है ना तब बहुत मुश्किल होता है उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना। एक तो अल्पसंख्यक भी तो किए जाते हैं ना, क्या हो गया? मतलब अल्पसंख्यक भी है ना, तो संगठन उतना मजबूत नहीं हो पाता। अरे बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आगे धर्म का संकट, मैं वही बता रहा हूँ, ये अरे मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं बचपन से बड़ा हुआ, मतलब देखो ना क्या होता है, सबसे बड़ी इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत किसी दूसरे धर्म के बारे में जानते नहीं और उसके बारे में अपन जस्टिफाई करने लग जाते हैं, यार वो तो इतने गंदे रहते हैं, नहाते धोते भी नहीं है, ठीक है, और पता नहीं यार उनका धर्म कैसा ही है, मतलब कट्टर होता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, जिस धर्म के बारे में आप उन लोगों से आपसे एक किसी से बात भी नहीं की हो, जब अपन इस आधार पर किसी संस्कृति का, धर्म का आधार पर अपन भेदभाव वादली मानसिकता को अगर अपन पैदा करते हैं, तब क्या होता है, अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा ना। जब अलगाववाद को मिलेगा तो नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी भावनाएं बढ़ेगी। फिर भाषा और नस्ल का संकट है, अभी देखो जो चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है कि अरे याद करो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा था आरएसएस के द्वारा, बहुत सारे हिंदुवादी संगठन थे उस टाइम जो आरएसएस मतलब हिंदी को समर्थन कर रहे थे, उसको राष्ट्रीय भाषा बनाना चाह रहे थे, पर आखिर में राजभाषा ही बन के रह गई, और अब आगे कभी नहीं बन पाएगा। और अभी अब वापस से जो त्रिभाषा फॉर्मूला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अब उसमें वही मुद्दा वापस से पनप रहा है। देखो ध्यान समझना, अरे आप लोगों ना कभी ऐसे नहीं समझोगे, आपको लगेगा यार इन दक्षिण वाले राष्ट्रों को क्या दिक्कत आ रही है, हिंदी सीखने में इनको क्या हो रहा है। मुझे बताओ, तुम लोग सीखोगे तमिल, मैं आज तुम बोलो कल से तुम तमिल ही बोलना क्लास में, तुम तमिल ही लिखना, फिर सोचोगे तुम्हें कितना बुरा लगेगा। अपन है ना अपनी जगह से रह के अपन डिसाइड कर रहे हैं यार ये दक्षिण के राष्ट्र कैसे हैं, कितने गंदे हैं, इनको हिंदी सीखने में क्या दिक्कत आ रही है, ये है फलाना ठिकाना। कभी आप खुद को अपने आप को देखो, मराठी सीखो, कभी कभी बंगाली सीखो, आप सीख पाओगे क्या? तो भाई बहुत मुश्किल होता है कोई चीज़ को थोपना। देखो एक चीज़ याद रखना, एक होता है नेचुरली इंक्लाइंड होना, ठीक है, आप लोगों से ज़बरदस्ती थोपोगे ना तो वो चीज़ फिर विद्रोह लाता है, क्रांति लाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अरे अब क्या देख लेना, इंडियन सोसाइटी में क्वेश्चन बनेगा आपके बारे में, बहुत बड़ा मुद्दा उभरा था क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया कि आप मराठी में बात करोगे। अब ये गलत है, मतलब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि सेंटर थोपना चाह रहा है, तो फिर वो भी लोग अपने लेवल पे देखो क्या होता है ना, कभी भी कोई आप पे कुछ चीज़ थोप रहा है तो याद रखना कि अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप पे थोपता ही चला जाएगा, पर अगर आप उसका विरोध कर रहे हो तो उन्होंने भी कर दिया कि हम देखो यहाँ पे जो काम करने आएंगे उनको बोल दे कन्नड़ बोलना ही आना चाहिए, तमिल आना ही चाहिए, तो अब ऑटोमेटिक सरकार है ना बैकफुट पे चली जाएगी, देख लेना। ये विरोध करने का तरीका होता है। परंपरा संकट है, नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ये चीज़ याद रखना। तकनीकी कारण क्या है भाई, विचारधारा का प्रसार आजकल यूट्यूब के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। संसाधन प्रबंधन, केडर जुटाती है, ये वही मैंने बोला था कि ये लोग
अच्छे तरीके से आतंकवादी लोग हो गए या चाहे ये लोग सैलरी देते हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति भी बहुत बड़ा योगदान है जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को बढ़ावा देती है। भारत का स्वरूप कैसा है, ये थोड़ा बहुत अच्छे पॉइंट थे इसमें, इसीलिए मैंने लिखा है इनको। देखो वाई, क्यों, ये स्वरूप, ठीक है। विच, पहली बात तो भारत में वाद मैंने क्या बोला था, वाद याद रखना विचारधारा होती है एक चीज़। इसमें आतंकवाद आएगा, अलगाववाद आएगा, जातिवाद आएगा, क्षेत्रवाद आएगा, संप्रदायवाद आएगा। तस्करी किस किस प्रकार की होती है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, हथियारों की ट्रैफिकिंग होती है। सबसे खतरनाक जो है ना भारत में ये है। अभी देखो ना, देखो अभी आप लोग जिस समाज में रह रहे हो ना, बहुत आदर्श समाज है जिसमें आप रह रहे हो, परंतु समाज का एक आंतरिक चेहरा भी होता है, जहाँ पे सोचो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये में पहली बात तो खरीद के लाया जाता है। छत्तीसगढ़ जैसे गरीब जो राज्य है वहाँ से, चलो कोई बात नहीं, आगे देखना कितना बड़ा होता है। इनका विदेशों में सोचो कि आजकल है ना, विदेशों में डिमांड चल रही है। अरे अभी ना अमेरिका में भी एक मुद्दा सामने आया था, एक जगह है वहाँ की, एक आइलैंड है वहाँ पे, मतलब 10 से लेके 15 साल की लड़कियों के साथ रेप, मतलब समझ रहे हो, इस टाइप की चीज़ें चलती है वहाँ पर। रेप नहीं, मतलब एक व्यापार चलता है। और उसमें जो है ना स्टीफन हॉकिंग भी गया था, सोचो, समझ रहे हो, जो इतना बड़ा साइंटिस्ट था, मतलब समझ रहे हो किस लेवल का देश चल रहा है। तो अभी क्या है ना, सऊदी अरब हो गए, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गई, यूरोप हो गया, ठीक है, अमेरिका, यहाँ पे अभी डिमांड है इतनी साल की एज की लड़की होगी। तो इस कारण से अब देखो ये कैसे क्या होगा, कैसे तो पैसों में खरीद लाओ। तो जो गरीब राज्य होते हैं, नेपाल, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ना देखना है कि चाइल्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है, यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती है और यहाँ लड़कियों की संख्या भी ज़्यादा है, तो यहाँ से लड़कियों को ख़रीदा जाता है। पहली बात तो एक तो ये तरीका होता है, ख़रीद लो। दूसरा तरीका क्या होता है कि लड़कियों का अपहरण होता है, जैसे बच्चों का अपहरण कर लेना, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ क्या होती है कि इनको भिखारी बना देना, ये भी बहुत बड़ा एक मास लेवल पे ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो इस लेवल पे चीज़ें खतरनाक चलती है, ऐसे नहीं होता है। FICN, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग होना, ठीक है, अवैध आवर्जन, मतलब शरणार्थी समस्या, जैसे बांग्लादेश से आ गए, म्यांमार से आ गए, ठीक है, अभी इधर पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से भी आ रहे हैं लोग, नेपाल से भी आते हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। समस्या फेक न्यूज़ की वाली समस्या, पेड न्यूज़ की समस्या है आजकल। देखो ना अभी अभी की जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे बहुत ख़तरनाक है। सब अपने अपने मार्केट बेच रहे हैं, सब आज तक टीवी, NDTV सब। अभी देखो वो जो सीमा हैदर का मामला था, कितना भारत में है ना गरीबी ख़त्म हो गई, ऐसा लग रहा है जो ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं। भारत में कुपोषण की समस्या नहीं है, भारत में भ्रष्टाचार नहीं है, वो मुद्दे नहीं उठाएंगे। सीमा हैदर का अभी वो राजा वाजा को मार दिया, ये सब चलता रहेगा। विकृत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो गया, ये बहुत खतरनाक चीज़ है भारत में। जैसे मैंने देखा, एक चीज़ ध्यान से समझना, ये चीज़ है ना, जैसे मान के चलो कि अभी आप लोग जैसे मान के लो आप हनुमान जी को मानते हो, तो एक बोलेगा अरे यार तो हनुमान जी क्या मान रहा है, शिव जी देखो कितने बड़े हैं। फिर एक बोलेगा अरे शिव जी क्या मानते हो, कृष्ण सबसे बड़े हैं। एक तो ये भेदभाव सोचो कि आंतरिक भेदभाव ही है। फिर इसमें भी बाबाओं का लेवल आ जाता है कि तो कोई प्रेमानंद महाराज को मान रहा है, कोई बागेश्वर को मान रहा है, कोई संत, ये क्या नाम है, जो भी है, मतलब बहुत सारे हैं। फिर उसके आधार पर कि जो भगवान को ज़्यादा पैसे चढ़ा रहा है उसका पूर्ति होगी, ठीक है, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब चीज़ों को ख़राब करती है कि ये बाबा ख़राब है, ये सही है, और हर चीज़ का समाधान वही देखना। अब देखो उससे क्या होता है, मोम लिंचिंग होती है। जैसे मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसमें मोम लिंचिंग में सबसे बड़ा योगदान जो है गौ हत्या के कारण हो रही है, हकीकत बता रहा हूँ। अब ये गौ हत्या के बारे में चलो ठीक है, देखो गलत, पहली बात तो किसी भी जानवर को मारना गलत है भाई। गाय को मारने से ऐसा स्पेशल क्या हो जाता है, पर हिंदू धर्म की आस्था ही जुड़ी है। अरे भाई कोई भी धर्म का कोई भी जानवर हो यार, वो किसी को भी मारना गलत है भाई। आप मानवीय दृष्टिकोण से देखिए, आप गलत तो मारना तो किसी को भी गलत है। अब गौ हत्या के लिए आप इंसान को मार दे रहे हो, ठीक है, तो और जो लोग जिसको मार रहे हैं, अब मुझे देखना एक और चीज़ हकीकत बताता हूँ, ये मोम लिंचिंग जो करते हैं ना, ये लोग भी खुद मांसाहारी है। वो ये गौ हत्या इसको लेके। दूसरा आजकल जो चल रहा है लव जिहादवाद,
ये बहुत बड़ी समस्या है इंडियन सोसाइटी में, याद रखना। और अभी ना सोशोलॉजी ऑप्शनल में क्वेश्चन भी आया था कि भारत में क्या हो रहा है कि इंटर कास्ट मैरिज तो बढ़ रही है परंतु इंटर रिलीजन मैरिज नहीं बढ़ रही है, उसका क्या कारण है? फिर मैंने उसमें 1-2 पॉइंट ये भी लिखे थे, लव जिहादवाद है, पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है, धर्म की राजनीति वो भी नहीं होने देती है, तो ये बहुत कारण है। पर समझो ये लव जिहादवाद ये सारी चीज़ें मानसिकता है। कुछ लोग है ना रियल में करते हैं शादी परंतु उनको लव जिहादवाद से जोड़ दिया जाता है कि नहीं इस आधार पे किया जा रहा है, तो वो गलत है ना। फिर आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का याद करो, आर्टिकल 21 तो शादी करने का भी अधिकार देता है उसके भी खिलाफ है वो चीज़ तो, ठीक है। ऐसा ही सुनता है आजकल लोग छोटी सी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं और हथियार उठा के मार देते हैं। धार्मिक आंदोलन है, संकीर्ण है सब, ठीक है, संकीर्ण विचार, परंपरा के आधार पर खान पान वेशभूषा निर्धारित करने के प्रयास। ये होता है जैसे अभी के वो कर्नाटक में चला था कि बुर्का पहन के जाओ। अरे पहली बात तो मुझे बताओ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ज़रूरत है क्या है कि बुर्का पहन के जाओ? फिर ये तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थोपा जा रहा है लड़कियों पे। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो कर्नाटक में जो बुर्का विवाद हुआ ना तो उसमें गलती ये थी कि भाई आरएसएस बजरंग दल इनको क्या इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ये आनी चाहिए आंतरिक, वो जो मुस्लिम समुदाय की जो महिला है ना उनके तरफ से आनी चाहिए ये बात कि हम बुर्का क्यों पहने, आखिर में एटलीस्ट हम स्कूल कॉलेज जा रहे हैं वहाँ क्यों पहने। तो मतलब ये आंतरिक आनी चाहिए उनके समाज से, है ना, आंतरिक रिफॉर्म होना चाहिए, ना कि आप बजरंग दल ये नहीं करवा सकते। बजरंग दल ये मुझे बताइए, ये जो हिंदुओं में बहुत सारी चीज़ कुप्रथाएँ चलती है, महिलाओं के साथ जो है पुनः विवाह आज भी अलाउ नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप खुद तो अपने में सुधार कर लो दूसरों का सुधार करने जा रहे हो। इंडिया में है ना दिक्कत यही सबसे बड़ी बात है कि अपन जस्टिफाई होते हैं, बहुत जल्दी जस्टिफाई करते हैं और अपने आप को जज समझ लेते हैं कि हाँ मैं सही हूँ और सब गलत है। क्या ही करोगे। ठीक, आगे देखो भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का विकास कैसे हुआ, भाई ये डेवलपमेंट कैसी हुई है। तो सबसे पहले औपनिवेशिक ब्रिटिश नीतियों के कारण, ठीक है, सबसे बड़ा कारण तो यही रहा, इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति करी, सबसे बड़ा कारण ये था। ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े होने की सबसे बड़ी जड़ी यहीं से थी। दूसरी बात, इन्होंने भारत के सारे आर्थिक संसाधन लूट लिए। तो जो आर्थिक संसाधन लूट लिए तो क्या हुआ, भारत में गरीबी हो गई, गरीबी भुखमरी ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों में इन्होंने जाके ऋण सिस्टम, जमींदारी सिस्टम ये सारी चीज़ें शुरू किया। उनके जो नेचुरल रिसोर्स पे जो उनके राइट्स थे उनको छीन लिया इन्होंने। तो उसके कारण देखो ना नॉर्थ ईस्ट का जो है सारा वो क्या चीज़ें हुई। तो वही है नागरिक, जनजातीय, कृषक विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान फूट डालो राज करो की नीति, विभाजन का सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद फैला है। क्यों? विभाजन के कारण फैला ना भारत में, जम्मू कश्मीर का मुद्दे को लटका दिए। फिर उसके बाद में जो 1947 से 50 के बीच में भारत में जो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ी, तो सबसे पहला शरणार्थी संकट। याद करो कि वो गदर मूवी अगर आपने देखा होगा, गदर मूवी तो कुछ भी नहीं, रियलिटी उससे भी खतरनाक थी भाई। हज़ारों लोगों को मारा गया था उस टाइम, हज़ारों लोग महिलाओं के साथ। हमेशा एक चीज़ याद रख लेना, जब भी कोई शोषणकारी प्रवृत्तियाँ होती है या आतंकवाद कुछ भी हो, महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी संकट आता है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सांप्रदायिक दंगे हुए उस टाइम, रियासतों का विद्रोह चल रहा था। याद करो कि हैदराबाद रियासत भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। फिर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो ही था शायद। हाँ, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए। जूनागढ़ की रियासत का था, वहाँ तो चुनाव करवाए गए थे। जम्मू कश्मीर का मामला हुआ ही नहीं। 1950 से 60 के बीच में क्या हुआ, फिर भाषाई आंदोलन चला। आंध्र प्रदेश की मांग, याद करो सीरा रामा पट्टुमल्लू का था, वो मर गया था, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ उस टाइम। कृषक असंतोष था, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। नॉर्थ ईस्ट का अलगाव का नागा विद्रोह, ग्रेटर नागालैंड की मांग चल रही थी उस टाइम। फिर 1960 से 70 के दौर में क्या होता है, चाइना का युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, खास संकट आता है। याद करो 1965 में, इसीलिए फिर पीडीएस रिफॉर्म ये सारी चीज़ें लाई जाती है, हरित क्रांति लाई जाती है। इसीलिए क्षेत्रीय दलों की संकीर्ण राजनीति, उसी टाइम से शुरुआत होती है सरकारों का गिरना। क्षेत्रीय दलों की संकीर्ण राजनीति को बढ़ावा मिलता है। भूमि सुधार का फेल होना, जैसे बंगाल में अच्छे से, बंगाल और केरल में है ना भूमि सुधार अच्छे से लागू हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यूपी में, बिहार में आज सबसे बड़ी समस्या का जड़ है ना यही है। तुम्हारे कितनी ज़मीन है वसीम? नहीं है ज़मीन? तो देख लो ये नुकसान झेल रहे हैं। बिहार में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बिहार, यूपी, राजस्थान में भी, राजस्थान फिर भी ठीक ठाक है लोगों के पास ज़मीन।
नक्सलवाद, फिर इसी कारण से नक्सलवाद फैला, वामपंथी उग्रवाद को फैलने का मौका मिला। कारण यह था भूमि सुधार फेल होना। फिर 1970-80 के दौर में बांग्लादेशी शरणार्थी संकट क्यों? याद करो 1971 में पाकिस्तान से युद्ध होता है तो बांग्लादेश को आज़ाद करवाया जाता है। उससे पहले तो शरणार्थी आए गए थे। उत्तर पूर्व में उग्रवाद होता है। सिविल सोसाइटी मूवमेंट, याद करो जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है, जेपी मूवमेंट चालू होता है, संपूर्ण क्रांति, ये याद रखना। फिर 1980 से 90 के दौर में क्या होता है? खालिस्तान की मांग आती है। याद करो 1984 में सिख दंगे, उस टाइम 82 में भी 84 में इंदिरा गांधी को मार दिया जाता है। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, तमिल संकट होता है, तमिल क्राइसिस, फिर इसमें कारण राजीव गांधी मारे जाते हैं। ठीक है, 1990 से आगे, उस टाइम 1984 में दंगे होते हैं, सिखों को लगभग 1 लाख तो दिल्ली में मार दिए जाते हैं। सोचो सिख, मतलब क्या ही है, कांग्रेस गवर्नमेंट भी कम नहीं है, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सोचो उस टाइम 80,000 लोगों को, राजीव गांधी एक्शन पे हुआ था। राजीव गांधी बोले कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे मोटे जानवर तो मरते ही हैं। मतलब समझ रहे हो क्या जस्टिफिकेशन दिया है उन्होंने, क्या ही करोगे। 1990 से फिर राम जन्मभूमि, याद करो उस टाइम वो बाबर मस्जिद, उसको फोड़ा जाता है। जम्मू कश्मीर पंडितों को विस्थापन, उसी के रिप्लेसमेंट में ये चीज़ होती है, वहाँ से कश्मीर को भगाया जाता है। एलपीजी जन्य चुनौतियाँ, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण संचार क्रांति का दुरुपयोग होना और साइबर आतंकवाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और याद रखना कि वो कौन सा, अरे उस पर वेब सीरीज जो तो बनी थी अभी, नरसिम्हा राव को ही तो पैसा देता है वो, अरे क्या नाम था उसका, अरे गुजरात का था ना, शेयर मार्केट का जो घोटाला किया था वो। अरे बताओ कहाँ भाग गया तुम लोग? इसका नाम ही नहीं याद आ रहा है, क्या है तो नाम था। उसकी वेब सीरीज भी आई थी, मैं देखा भी था वेब सीरीज उसका पूरा। शेयर मार्केट का घोटाला किया था उसने बहुत बड़ा। क्या था उस घोटाले? मेहता है। हाँ हाँ हाँ, मेहता। पर उस घोटाले का नाम क्या था? सब नहीं, मतलब बहुत बड़ा था। स्कैम 1992। हाँ स्कैम 1992। हाँ, इसके 1992 पर हर्षद मेहता, हर्षद मेहता घोटाला, हाँ। हर्षद मेहता इसी कारण, ठीक है। अन्य कारक आते हैं, यूएसआर का विघटन हुआ था 19 के दौर में, याद करो। हथियारों की तस्करी होना शुरू, अमेरिका नीतियों का इस्लामी टेरर का उभरना, हिंद महासागर में भू राजनीतिक प्रयोग होने लगे। ठीक है, भारत की बाह्य सुरक्षा के जो मुख्य मुद्दे क्या है? पड़ोसी देशों से चुनौतियाँ हैं, कश्मीर पर नियंत्रण, आतंकवाद को सुभेद सीमा के माध्यम से घुसपैठ होती है, और चीन आक्रामक विस्तार की नीति। ये याद रखना, चाइना की हमेशा एक्सटेंशन की पॉलिसी रहती है, अपने आप को विस्तार देने की। इसलिए कभी अरुणाचल प्रदेश बोलेगा कि हमारा है, कभी ये जो उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के जो है ना, वहाँ पे बोलता है कि ये हमारे हैं। शरणार्थियों की समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। मध्य पूर्व की घटनाएं, अरब स्प्रिंग जब होता है तब यहाँ दिक्कत होती है। अमेरिका प्रभाव, ISI, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। अभी देखो ना यहाँ, मतलब बहुत बड़ा दिक्कत है भारत में, है ना। बंगाल में जो दंगे वो नहीं दिख रहा, अपन इजराइल फिलिस्तीन दिख रहा है सबको। कल कहाँ गई वो वैशाली, मेरे को बोले थे सर मैं फिलिस्तीन जाना चाह रही हूँ। मैं बोला क्यों? सर वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, मैं मदद करने जा रहा हूँ। मैं कि इंडिया में तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तेल की कीमतों को ऊपर नीचे होना, समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ, समुद्री डकैती होना, सामरिक प्रतिस्पर्धा, आतंकवाद, मानव दुर्व्यापार, ठीक है, गैर राज्यकर्ता से बढ़ता खतरा, पर्यावरणीय निम्नीकरण का प्रभाव, ये भी बहुत बड़ी समस्या है धीरे धीरे। संसाधनों का अवक्षय हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा और कमजोर राज्यों और असफल होती संस्थाएं, ये बहुत बड़ा चुनौतियाँ बन रही हैं। साइबर स्पेस का खतरा है, ठीक है। और आजकल है ना, एक चीज़ याद रखना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ेगा उतने ज़्यादा खतरे बढ़ते चले जाएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। जैसे अभी देखो AI आया, तो AI के कारण देख रहे हो आजकल वो डीप फेक वीडियो बन रहे हैं। अब ये देखो समस्या, जैसे जैसे तकनीकी आएगी वो नकारात्मक चीज़ें लेके आएगी। आजकल रियल वीडियो और जो आर्टिफिशियल AI द्वारा वीडियो बनाए ना, उसमें अंतर कर ही नहीं सकते आप। मतलब समझ लो, इसका कल आपको किसी की इमेज धूमिल करनी है। देखो ध्यान समझने एक एग्जांपल बताता हूँ। मोदी का आप वीडियो बना दो किसी पॉर्न स्टार के साथ, और बहुत इजी है, लगेगा भी नहीं 1% भी। किसी नेता की छवि खराब करना या कोई देशभक्त, मतलब समझ लो किसी की भी तुम छवि 1 मिनटों में 1 सेकंडों में खराब कर सकते हो। अरे एक चीज़ हमेशा याद रखना,
जब छवि खराब हो जाती है ना, चाहे वो कितना भी सही आदमी हो, खराब हो गई तो हो गई बस, चाहे उसने वो काम किया हो या नहीं किया हो, बहुत खतरा है। अंतरिक्ष का सैन्यकरण, जैसे अमेरिका ने अपनी सेना लॉन्च कर दी है, अमेरिका ने सबसे पहले स्टार्ट किया है ये चीज़, अमेरिका ने अपनी सेना बना दी है। सोचो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना होती है, अब एक अंतरिक्ष सेना है अमेरिका की। पिछले साल या इससे कुछ साल पहले ही अमेरिका ने लॉन्च किया अपने स्वदेशी प्रक्षेपण तथा रक्षा कार्यक्रम शक्ति प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण। याद करो, ये 2001 फिल्म से पहले किया था, हाँ 2019 में अमेरिका अंतरिक्ष सेना। देखो मैं बता रहा था ना, अमेरिका ने अपनी अंतरिक्ष सेना बना दी है। दुर्लभ संसाधनों जैसे ऊर्जा और सामरिक खनिज हेतु प्रतिस्पर्धा का गहराना, प्राकृतिक गैस जैसे बंगाल की खाड़ी में, नदियों पर बांध निर्माण, ठीक है, सेना चीनो इंडिया, जैसे अभी है ना सिंधु नदी में भारत, अभी पाकिस्तान का कल मंत्री बोला कि हम डायरेक्ट युद्ध कर देंगे, मतलब ये चीज़ें बढ़ाओ तो दे ही रहे ना। उधर चाइना बना रहा ब्रह्मपुत्र पे, ये कल जाके बहुत स्ट्रेटेजिक चीज़ें हो जाएगी, ये खतरनाक चीज़ें होगी। आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व क्यों भाई? कानून की व्यवस्था की स्थापना के लिए जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर तभी बना रहेगा ना जब शांति होगी। सोचो जब विद्रोह होगा, सारी चीज़ें होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे आएगा? पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। भय मुक्त समाज का निर्माण हो। तुम्हें पता लग रहा है कि बाहर निकलते कोई गोली मार देगा, तो कितनी बड़ी दिक्कत है ना। आज महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है? महिला बाहर जाएगी भाई तो कोई हो सकता है कि शारीरिक यौन उत्पीड़न होने की संभावना ही रहती है। तो घर वाले क्यों नहीं भेजते महिलाओं को बाहर पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए? क्योंकि सामाजिक संकट है ना भाई, समाज में है ही नहीं सुरक्षित, ये बात तो हकीकत है। आज भारत कितनी भी बात कर ले तो महिलाओं की सुरक्षा की वो गारंटी दे सकता है। निर्भया कांड हुआ, उसके बाद में सोचो कि निर्भया कांड के बाद में कितने, उसके बाद में सोचो देखो अभी डॉक्टर का हुआ, बंगाल में हुआ, पीजी मेडिकल कॉलेज था ना वहाँ, मतलब समझो दिन दहाड़े खूब बहुत होते रहते हैं। तो इसे मतलब कहाँ, मतलब बेटी आज़ाद कहाँ पे है? मतलब स्वाभाविक सी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा कहाँ पे है? नहीं है भाई, क्या ही करोगे। विधि का शासन होना चाहिए, मानव अधिकारों की रक्षा हो, ह्यूमन राइट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। संसाधनों की रक्षा के लिए, विकास कार्यों को क्रियान्वयन पूर्ण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छवि के निर्माण अच्छी हो, उसके लिए भी जरूरी है। क्योंकि याद रखना, जब भारत में है ना सांप्रदायिक दंगे होते हैं, नक्सलवाद होता है ना, तो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे उठते हैं भारत पे, और इसके कारण बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है भारत के। क्योंकि यूरोप के जो देश है ना, वो ह्यूमन राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं। बहुत सारा ट्रेड भारत के साथ इसीलिए नहीं करते हैं लोग। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भारत में ना, चंदेरी की साड़ियाँ ये जो होती है, या जो भी है गलीचे जो बनते हैं, इसमें ना बच्चों का यूज होता है, उनके हाथों का, ठीक है, बच्चे काम करते हैं क्योंकि घरेलू इंडस्ट्री है। इसके कारण यूरोप ने ना व्यापार रोक दिया था, यूरोप के देशों ने, कि नहीं उसमें बच्चों का बाल शोषण हो रहा है। ये बहुत बड़ा है, तो इसका भी व्यापार बहुत प्रभावित हो गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत खतरनाक होती है, तो स्वाभाविक सी बात है। समावेशी चौमुखी विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो, सबका विश्वास होना चाहिए। अब भाई आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले राज्य गैर राज्य कारों की भूमिका क्या है? तो राज्य कारक, जैसे पाकिस्तान जो एक संप्रभु पहचान रखता हो, विशिष्ट क्षेत्र सीमाओं जनसंख्या को धारण करता हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं समूह में अलग अलग पहचान दर्ज कराता हो, ये राज्य कारक शत्रुतापूर्ण आग्रह से अन्य राज्य कारक की सुरक्षा को चुनौती दे सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष युद्ध के द्वारा, जैसे पाकिस्तान करता रहता है, याद करो कि कारगिल का युद्ध, वो डायरेक्ट भूमिका थी कि उसमें डायरेक्ट आर्मी के लोग थे पाकिस्तान के। अपने सैनिकों की घुसपैठ के द्वारा, देश को घेरने की कूटनीति के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव के द्वारा, यूएन में भाग के चला जाता है कश्मीर के मुद्दे को। सोचो कि उल्टा शिमला एग्रीमेंट के तहत ये था कि बायलैटरल इशू होगा ये, पर वही होता है। किसी राष्ट्र के अंदर अलगाववादी आंदोलन को खुले समर्थन करना, जैसे जम्मू कश्मीर में समर्थन करता है पाकिस्तान। राष्ट्र विरोधी आतंकवादियों को खुले समर्थन, संगठित अपराध को बढ़ावा देता है, पैसे भेजना, ये सारी चीज़ें। गैर राज्य कारक मतलब वही इस्लामिक संगठन हो गए, आतंकवादी संगठन हो गए, जो राज्य से स्वतंत्र अस्तित्व को रखते हो, गैर सरकारी चरित्र और विचारधारा विशेष के प्रति समर्पण के साथ अपने कार्यों को रखते हैं। जैसे टेरर फंडिंग करना, घुसपैठ करा के संप्रदाय और नक्सलवाद चुनौतियों को उभारना, खालिस्तान व बोडोलैंड पुनर्संवर देना, शिल्प शेल तैयार करना, आतंकी घटनाओं में सहायता, सरकार विरोधी प्रचार और संगठित अपराध को बढ़ावा देना। गैर राज्य कारकों को उभरने का कारण क्या है भाई? राज्य कारक की भूमिका कम होना। आजकल देखो कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारी छवि खराब हो, तो वो इनडायरेक्ट वे से जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं। अंटार्कटिक चार्टर को लागू करने के दबाव से जो है गैर राज्य कारकों को उभरने के कारण बना है। पंचशील सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता जैसे आदर्श विदेश नीति। अब इसके कारण क्या होता है ना कि कोई भी देश जो है अच्छे से
देखो भारत में गुटनिरपेक्षता जो है ये अच्छे से आज कहाँ है। भारत एक गुट का जैसे नाटो का सदस्य जैसे धारण करना। अभी रशिया ने अटैक क्यों किया था यूक्रेन पे, इसी कारण से तो किया था ना कि वो नाटो सदस्य बनना चाह रहा था। अच्छा तो नाटो का क्वेश्चन 2023 में पीटी में पूछा, 2024 नहीं 2024 में पूछा और अभी भी पूछा 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग, नाभिकीय युद्ध का खतरा, ठीक है, यूएन के नेतृत्व में राष्ट्रों को जोड़ने का प्रयास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ तक जितने भी टॉपिक हुए हैं सबका आंसर राइटिंग करके आओ। देखो मैं फिर पढ़ाने में तो मेरा क्या, मैं 2-3 दिन में ख़त्म करवा दूंगा, पर वही है कि आंसर नहीं लिख पाओगे। हर साल कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 × 14 साल 56 क्वेश्चन है, ये लिख के आओ। अभी तक ओनली मेरे पास 2 या 3 क्वेश्चनों के आंसर आए हैं ओनली। किसी को कुछ पूछ रहा हो तो बताओ, बताइए वसीम। तुम तो ऐसा लग रहा था क्लास में सो रहे हो। हाँ सुन नहीं रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे। तो कल यहाँ तक सब आंसर राइटिंग करके आओगे, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़। किसी को पूछना है तो बोलो, कल ये टॉपिक करेंगे अपन कंप्लीट, ये कल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ मंडे फ्राइडे क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे अपना पीटीयूटी वाला काम भी शुरू कीजिए, और मंडे टू फ्राइडे अपना जीएस मेंस का पार्ट और ऑप्शनल पढ़ना शुरू कीजिए। सैटरडे संडे अपना पीटी का काम शुरू कीजिए। संडे को ऐसे लिख पाएंगे? लिख लो, आपकी इच्छा हो, चेक कर दूंगा मंडे को। ठीक। पर यूपी पीसीएस का देख लेना, अलग आता है उसका, यूपी पीसीएस का लिखना है आपको। मेंस का तो फिर भी ठीक है, प्रीलिम्स का तो पूरा ऊपर से चला जा रहा है। अरे कोई नहीं, वो पढ़ो प्रतियोगिता, क्या बोलते हैं, क्या आती है, कौन सी बुक आती है वो, ये दृष्टि घटना चक्र पढ़ो, घटना चक्र। पूर्वालोकन। वो जरूरी है पीसीएस के लिए, बिना पीसीएस उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो है 2019 तक है, वो खरीदनी पड़ेगी। नया लो 2025 वाला लो। अरे भाई इतने सालों में कितने साल के पेपर ऐड हो गए यार, वो पेपर ही तो करवाता, उसमें करवाता क्या है। और अभी नया एडिशन में ठीक भी है थोड़ा, मैं देखा हूँ है मेरे पास, तो देख लेना, अच्छा है। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना तो बोलो। कल ये काम करके आना, आंसर लिख के आ जाना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ जाके।